पत्रक कैसे भरें? आज के वीडियो में से हम देखेंगे स्थानीय कक्षाएं जैसे कक्षा 3, 4 और कक्षा 6, व 7 इन कक्षाओं के प्रगति पत्रक। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक जानकारी देना चाहेंगे, जैसे काफी सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि सर कक्षा 3 का जो परीक्षा परिणाम है वो किस प्रकार से तैयार होगा? क्या मासिक मूल्यांकन और जो प्रोजेक्ट है इसमें डैश करना है? तो इस संबंध में बताना चाहेंगे कि जैसे लास्ट ईयर की यदि हम बात करें तो लास्ट ईयर परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए कक्षा 3 के लिए पृथक से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि मासिक मूल्यांकन और जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको डैश करना है परीक्षा परिणाम तैयार करते समय। लेकिन इस सत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है 14/6/2024 को, इसमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि कक्षा 3, 4 और कक्षा 6 व 7 इन चारों कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है 100 अंक प्रति विषय के आधार पर तैयार होगा। प्राथमिक शाला में कक्षा 3 और 4 में 4 सब्जेक्ट हैं तो 400 अंक पूर्णांक रहेंगे, और कक्षा 6 व 7 में 6 विषय हैं तो 600 अंक पूर्णांक रहेंगे। तो कक्षा 3 का जो परीक्षा परिणाम है सेम वैसे ही तैयार करना है जैसे आपने कक्षा 4 का परीक्षा परिणाम तैयार किया है। आइए देखते हैं कि जो समग्र प्रगति पत्रक है किस प्रकार से भरना है। समग्र प्रगति पत्रक के विषय में भी बताना चाहेंगे, चूंकि समग्र प्रगति पत्रक जो है वो आपको वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होंगे। यदि शासकीय संस्थाएं हैं तो पूरी उम्मीद है कि वरिष्ठ कार्यालय से आपको प्रगति पत्रक प्राप्त हो जाएंगे। हालांकि जो राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश जारी हुआ था इसमें ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रति वर्ष समग्र प्रगति पत्रक दिए जाते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि प्रगति पत्रक आपको वरिष्ठ कार्यालय से मिल जाएंगे। अब कक्षा 6 और 7 के लिए भी संभवतः प्रगति पत्रक की जो ब्लैंक कॉपी है वो आपको मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रविष्टि के ऑप्शन अभी तक आरएस के एमपी पोर्टल पर नहीं आए हैं। यदि ऑनलाइन प्रविष्टि होती है तो प्रिंटेड जो समग्र प्रगति पत्रक है कक्षा 6 और 7 के लिए वो आपको प्राप्त होंगे ऑनलाइन प्रिंटेड। लेकिन यदि ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं होती है आरएस के एमपी पोर्टल पर, तब आपको मैनुअली जो है वो समग्र प्रगति पत्रक भरना होगा। आइए देखते हैं कि कैसे प्रगति पत्रक भरा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो ब्लैंक प्रगति पत्रक है हमें प्राप्त होगा, या फिर मार्केट में कोई अशासकीय संस्थाएं हैं तो वो मार्केट से क्रैक कर सकते हैं, जिसमें ऊपर आप देखेंगे कि छात्र की जो व्यक्तिगत जानकारी है वो डिस्प्ले होती है, वो आपको भरना होता है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होती। इसमें यदि कोई दिव्यांग छात्र है तो उसमें टिक का निशान लगाना होता है कि वो किस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित है, तो वो प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, वो टिक आपको करना होता है। इसके बाद में आप देखें तो संस्था का नाम और डाइस कोड, विकासखंड और जिले का नाम, ऊपर छात्र का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो स्कॉलर नंबर है वो सभी कुछ आप प्रविष्ट कर लेंगे। इसके बाद में मुख्य काम आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। अब इसमें भी एक प्रश्न आता है कि सर जो प्रगति पत्रक है क्या इसमें अंक फिल करना है? तो एक बात स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि वर्तमान में जैसे समग्र प्रगति पत्रक प्रारंभ हो गए हैं छात्रों के, तो जो समग्र प्रगति पत्रक है इसमें अंक की प्रविष्टि नहीं होती। इसमें केवल ग्रेड की प्रविष्टि की जाती है, और जो ग्रेड की प्रविष्टि होती है जो आपका परिशिष्ट 4A या 4B है उसके आधार पर आप इसमें प्रविष्टि करते हैं। तो किस प्रकार से ग्रेडिंग करना है इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ऊपर छात्र का जो नाम है, जो समान जानकारी हमने फिल कर दिया, हम बात कर रहे थे कि ग्रेड कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे माध्यमिक शाला की बात करें, कक्षा 7 के लिए हम समग्र प्रगति पत्रक तैयार कर रहे हैं, तो साथ में आप देखेंगे कि 6 सब्जेक्ट हैं। प्रत्येक विषय में जो पूर्णांक है 100 अंक है, तो वो यहाँ पर लिखे हुए आपको मिलेंगे प्रिंटेड। अब इसमें जैसे प्रथम भाषा है, प्रथम भाषा हिंदी, हिंदी में मासिक टेस्ट 10 अंक अधिभार के आधार पर आपने इसमें ग्रेडिंग करना होगा। तो 10 अंक में से छात्र के जो भी प्राप्तांक हैं वो आप यहाँ पर उसका ग्रेड आपको अंकित करना है। तो जैसे हमने A+ ग्रेड कर दिया। अब A+ ग्रेड जो है वो किस अंक से किस अंक तक रहता है, इसका जो ग्रेडिंग चार्ट है पूर्व में हमने शेयर किया था, या फिर आप चाहें तो संभवतः इसमें भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज लिखा हुआ है, 85% से अधिक यदि है तो A+ ग्रेड आप यहाँ पर अंकित करेंगे। हालांकि इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, जो आपने परिशिष्ट 4A या 4B फिल किया है तो उसमें प्राप्तांक लिखे रहते हैं, साथ में आप ग्रेडिंग भी लिख देते हैं, तो वहां से देख के सीधे आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। इसी प्रकार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए अधिभार अंक 20 निर्धारित किए गए थे। अब 20 अंक के आधार पर जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं, उन प्राप्तांकों के आधार पर जो ग्रेडिंग आपने परिशिष्ट में फिल किया है पूर्व में, उस ग्रेडिंग को यहाँ पर कॉपी कर देना है। इसी प्रकार वार्षिक लिखित परीक्षा 60 अंक की थी, तो 60 अंक में से छात्रों की जो प्राप्तांक हैं उन प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेडिंग करना है, और जो प्रोजेक्ट है वार्षिक प्रोजेक्ट
उसमें भी आपको ग्रेडिंग करना होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो 4 बिंदुओं पर छात्रों की ग्रेडिंग हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया और लास्ट में इसका समेकित ग्रेड प्रत्येक छात्र का जो है वो समेकित ग्रेड आपको लिखना होगा विषयवार। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर यहाँ तो विषयवार समेकित ग्रेड आ रहा है, यदि ओवरऑल ग्रेडिंग करना हो तो वो किस प्रकार से कहाँ प्रविष्ट करेंगे? तो उसकी जो प्रविष्टि है आगे होगी, उसे भी हम देखेंगे। अब इसके बाद में बात करें हम सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। इसके लिए जो पंजी है हम लगातार संधारित करते हैं, तो पंजी को देखते हुए आपको इसमें ग्रेडिंग दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ थोड़ी-सी समस्या होती है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी का परीक्षा फल एवं ग्रेड, तो यहाँ पर केवल आपको परीक्षा फल लिखना है कि छात्र उत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है, जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर परीक्षा फल लिख देना है और साथ में उसका ग्रेड लिख देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रेड हम लिखेंगे, वो समेकित ग्रेड होगी। ओवरऑल सभी विषयों में छात्रों का कौन-सा ग्रेड रहा, वो आप यहाँ पर अंकित करेंगे। यहाँ पर तो ऊपर आपने देखा तो यहाँ पर हम विषयवार ग्रेड अंकित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बताएँगे तो उसका समेकित ग्रेड हमें लिखना होगा और परीक्षा परिणाम क्या है वो आप लिख दें। आप चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज भी लिख सकते हैं, जो प्राप्तांक है छात्रों के वो भी लिख सकते हैं और जो पूर्णांक हैं वो भी लिख सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार जनरली यदि समग्र प्रगति पत्रक की हम बात करें तो इसमें अंक कहीं भी प्रदर्शित नहीं होते हैं, लेकिन आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। समग्र प्रगति पत्रक का उद्देश्य ये है कि इसमें अंक में छात्रों को उलझाना। इसके बाद यहाँ पर सबसे अधिक समस्या आती है कि सर कौन-सी कक्षा यहाँ पर अंकित करना है। जनरली से आप समझ लें कि जिस कक्षा का आप समग्र प्रगति पत्रक तैयार कर रहे हैं, वही कक्षा यहाँ पर अंकित करना होता है। अगली कक्षा हम अंकित यहाँ पर नहीं करते हैं। जो भी प्रगति पत्रक आप तैयार कर रहे हैं जिस कक्षा का, वही कक्षा आप यहाँ पर उल्लेख करेंगे। अगली कक्षा का उल्लेख इसमें नहीं करना है। जनरली यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को कक्षा कक्षा जैसे 7 की हमने यहाँ पर जो है समग्र प्रगति पत्रक तैयार किया, तो यहाँ पर कक्षा 8वीं में कक्षोन्नत किया जाता है, ऐसा हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो में शब्द है, इसे हटाकर से कर सकते हैं कि विद्यार्थी को कक्षा 7वीं से कक्षोन्नत किया जाता है। सामान्य तौर पर यदि हम समझें तो जो प्रगति पत्रक होता है, इसमें अगली कक्षा का उल्लेख किसी भी प्रगति पत्रक में नहीं होता है। इसलिए छात्र की जो वर्तमान कक्षा है, वही कक्षा यहाँ पर आपको उल्लेख करना होगा। हाँ, यहाँ पर शब्दों का फेर ज़रूर है कि यहाँ पर में के स्थान पर से रहना चाहिए, जिससे स्पष्ट रहे कि किस कक्षा से आप छात्र को कक्षा उन्नत कर रहे हैं। तो सामान्य सी जानकारी इसमें रहती है समग्र प्रगति पत्रक में, जिसमें केवल आपको ग्रेडिंग करना होता है। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप जो ग्रेडिंग है समग्र प्रगति पत्रक पर वो दर्ज कर सकते हैं और इसके उपरांत कक्षा जो शिक्षक हैं, उनके हस्ताक्षर होंगे, साथ में जो संस्था प्रमुख हैं, उनके भी हस्ताक्षर होंगे और जो संस्था की सील है, जो पदमुद्रा है, वो यहाँ पर लगाई जाएगी और छात्रों को इसका वितरण किया जाएगा। हालाँकि समग्र प्रगति पत्रक की जो कॉपी है, कब तक प्राप्त हो जाएगी, संभवतः इसके निर्देश आ जाएँगे राज्य शिक्षा केंद्र से या फिर मौखिक रूप से भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि हम समझें तो शासकीय विद्यालयों में संभवतः प्रगति पत्रक आपको वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हो जाएँगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।